हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। आइए, अब क्लास 12th में आपका स्वागत है। आपका पेपर आ रहे हैं, फाइनल की तैयारी चल रही होगी आपकी अच्छी खासी। चलिए, चैप्टर 7 पढ़ेंगे आज हम। इस वीडियो में ट्राई करेंगे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें मेनली हम पढ़ेंगे कि विजयनगर की खोज जो है वो कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, और विजयनगर अभी है कहाँ। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर के बारे में बता दें तो विजयनगर एक शहर है, ठीक है, जिसको बोला जाता है विजय का शहर। क्या बोला जाता है? विजय का शहर बोला जाता है। ठीक है, विजयनगर जो है आपका कहाँ पे है? तो विजयनगर आपके साउथ में है। इंडिया साउथ मतलब अपने इंडिया के साउथ में, दक्षिण भारत में पूरा फैला हुआ एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 भाइयों ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। भाइयों का नाम क्या था? हरियर और बुक्का। क्या नाम था? हरियर और बुक्का। ये 2 भाइयों ने मिलकर क्या की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का ने की थी। कब की थी तो ये बता दूं आपको, 1336 से लेकर 1565 की है। और पूरा का टाइम पीरियड था जिसमें 1336 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बोलता है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। वहीं लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक और स्कैम कह सकते हैं। तो क्या स्कैम है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लेकिन आपको बता दूं कि विजयनगर की एक अलग राजधानी थी जिसका नाम था हम्पी। क्या नाम था? हम्पी। ठीक है, हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, विजयनगर की स्थापना के बारे में मैंने बता दिया आपको। क्या बताया? 2 भाइयों ने की थी, हरियर और बुक्का ने किया था। हरियर और बुक्का जो थे ये दिल्ली सल्तनत जो थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के उसी समय जब दिल्ली सल्तनत ने क्या किया था, ये ऊपर उत्तरी दिल्ली को क्या किया था? कब्जा, मतलब पूरा उत्तरी नॉर्थ भारत को कब्जा किया था। तभी उसी समय हमारे हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए, ये वाले आपके कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पे जो लिखा है विजयनगर, और ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। क्या है कि विजयनगर की स्थापना तो हो गई, स्थापना के साथ साथ विजयनगर की भौगोलिक स्थिति और उसके पड़ोसी राज्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो विजयनगर जो है ये कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में सुदूर क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, साउथ इंडिया का। यहाँ पे मान लीजिए कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी से इधर पूरे ये सुदूर क्षेत्र तक क्या है, पूरा क्या फैला हुआ था? हमारा विजयनगर इतने में फैला हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ विजयनगर के पड़ोसी देशों की बात कर लें, पड़ोसी राज्य, देश नहीं राज्यों की बात कर लें। देश तो है नहीं, विजय अपने साउथ इंडिया के में एक ही है, श्रीलंका। पड़ोसी राज्यों की बात कर लें तो आपके विजयनगर के उत्तर में, विजयनगर के उत्तर में देखिए नॉर्थ में जो है वो क्या था? आपका दक्कन का इलाका था, जहाँ पे क्या सुल्तानों का राज था, सल्तनत यहाँ पे था। ठीक है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ये पूरा भारत का मैप है। अब ये देखिए, या साउथ मैप है, उसका नॉर्थ में क्या है? सुल्तान राज कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अशोकपति भी इन्हें कहते थे। इनके पास घोड़ों की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी। वहीं बात करें उत्तर पूर्व में बात करें तो उत्तर पूर्व ये वाले इलाके में बात करें तो यहाँ जो कि आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो राज करते थे उन्हें गजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गजपति। क्लियर? गजपति राज करते थे। साथ ही साथ अच्छा, गजपति, गज आप जानते हैं किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो राज करते थे उन्हें गजपति कहते थे। उसके बाद बात करें हम, कहते हैं कि विजयनगर की जो पूरी आसपास का पूरा क्षेत्र है, 2 नदियों के कारण, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे, यहाँ पर पूरा क्या है? इलाका जो है आपका क्या है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से धन बहुत ज़्यादा क्या है? उगाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगा इतना पॉइंट। चलिए, अगला टॉपिक जो है आपका वह है विजयनगर की राजधानी हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। हम्पी की खोज कब हुई थी, किसने की थी, उसके बारे में समझिए। कहते हैं हम्पी की खोज की बात करें तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1800 ईस्वी में किया गया था।
कब किया गया था? 1800 ईस्वी में किया गया था। बात कर लें कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में बात कर लें, तो ये हमारे एक इतिहासकार थे, मानचित्रकार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के ये एक बोल सकते हैं कर्मचारी थे। विजयनगर के बारे में बताएं आपको, तो यहाँ पे कुछ मंदिरें थी, जैसे यहाँ पे मूर्तियाँ भी थी, पंपा देवी मंदिर की बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। यहाँ पे पुजारियों की क्या होता है, यहाँ पे पूजा स्थल में पुजारी क्या करते थे, पूजा का काम करते थे, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर में पंपा देवी की पूजा होती थी। साथ ही साथ बोले यहाँ पे बहुत सारी हमारी जो पुरानी पुरानी चीज़ों से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। मैकेंजी की बात करें तो मैकेंजी क्या किए थे, पहले यहाँ पे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ का पूरा सर्वे का क्या किया था, एक मैप तैयार किया था, सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, ठीक है। कहता है 1856 में, कब? 1856 में यहाँ की इमारतें जो थी, यहाँ की बिल्डिंगें जो थी, उनको क्या किया गया था, जितने बिल्डिंगों में जो चित्र किया गया उन सबको कलेक्ट करने का काम और उसको पढ़ने का काम किया गया था कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। विजयनगर के इतिहास की बात करें तो उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्रा आए थे जो अपने वृत्तांत लिखे थे, ठीक है। उन्हीं से हमें विजयनगर के इतिहास के बारे में जानते हैं। तमिल कन्नड़ संस्कृति, यहाँ पे बहुत सारे साहित्यिक थे, ठीक है, जिनके सहारा से भी हम विजयनगर की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह विजयनगर के लोगों ने विजयनगर की पूरी जानकारी बहुत सारे इतिहासकार द्वारा क्या किया गया था, कलेक्ट किया गया था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कॉलिन मैकेंजी के बारे में और समझ लेते हैं। कहते हैं मैकेंजी का जो जन्म है 1754 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाकी आपको बता ही दिया कि ये आपके ब्रिटिश के कर्मचारी थे। 1815 में उन्हें भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया था, ठीक है। पहला सर्वे जनरल जो बनाया गया था, किसे बनाया गया था? कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1815 में बनाया गया था और ठीक 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1821 में, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु हो गई थी और इस बीच तक यही क्या बने रहते हैं, सर्वे जनरल बने रहते हैं। आगे बात करें विजयनगर की शासन के बारे में, अगला टॉपिक देखते हैं। विजयनगर में शासन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है स्टार्टिंग किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ के जो राजा है उन्हें राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। विजयनगर के जो सेना प्रमुख होते थे उन्हें नायक कहा जाता था, ठीक है, नायक कहा जाता था। आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर में, जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में मेनली 4 वंशों ने क्या किया था, रूल किया था, ठीक है। पहला आप संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश, अराविदु वंश। संगम वंश की बात करें तो इसी में आपके हरिहर और बुक्का दो भाई आते हैं, ठीक है। संगम वंश में जिसमें 1336 में इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इनके पिता का नाम ही क्या था? संगम था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था, जिसकी वजह से इन्हें संगम वंश कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार विजयनगर में सबसे पहला जो वंश आया था उसका नाम क्या था? संगम वंश। अंतिम शासक जो यहाँ पे रहा था, ठीक है, उसका नाम क्या था? विरूपाक्ष द्वितीय, जिसके नाम पे विरूपाक्ष मंदिर भी बना था। चलिए, संगम वंश के बारे में आपने देख लिया। सुलभ वंश के बारे में देखिए। सुलभ वंश का जो राजवंश था ये किसी सैन्य कमांडर के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसका जो नाम था वो क्या नाम था? नरसिंह। क्या नाम था? नरसिंह था, ठीक है। अच्छा, नरसिंह के बारे में बता दें तो सैन्य कमांडर द्वारा शुरू किया गया था और नरसिंह जो था वो आपका अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था, ठीक है। किसका? सॉरी वेट, हाँ, सुलभ वंश सैन्य कमांडर था, ठीक है। सुलभ वंश का जो शासक था, स्थापना जिसने किया था, उसका जो राजा था जिसका नाम था नरसिंह। क्या नाम था? नरसिंह। नरसिंह वो था जिसने विरूपाक्ष द्वितीय को क्या किया था? मारा था और सुलभ वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ये वाला सही है। चलिए आगे मैं बता दूं। सुलभ वंश के बाद आपका अगला जो आता है ये तुलु वंश है और सबसे इम्पोर्टेंट वंश जो आपका ये तुलु वंश है। इन्हीं के समय में आपके विजयनगर साम्राज्य की सबसे ज़्यादा विकास का काम किया गया था। किसमें? तुलु वंश है। तुलु वंश के सबसे महान शासक जो रहे हैं उनका नाम है कृष्णदेवराय। क्या नाम है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सबसे महान शासक रहे हैं। तुलु वंश की स्थापना जो की थी वो उनका नाम जो था उनका नाम था वीर नरसिंह।
वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी और अंतिम शासक को हराया था। ठीक है, किसके? सुलभ वंश के। मैंने बताया फेमस जो राजा था कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है, इन्हें प्रतापी राजा भी कहा जाता था। सबसे प्रतापी राजा यही थे। कौन? तुलु वंश के कृष्णदेव राय। अंतिम राजा की बात करें तो उनका नाम था सदाशिव। क्या नाम था? सदाशिव। तुलु वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम अभी कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ी कहानियाँ पढ़ेंगे, लेकिन एक बार और हम आखिरी वंश की बात कर लेते हैं, अराविदु वंश। अराविदु वंश की स्थापना बताऊं किसने किया था? तो उस राजा का नाम था तिरुमल। क्या नाम था? तिरुमल ने क्या किया था? अराविदु की स्थापना की थी। और अराविदु का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था श्रीरंग तृतीय, ये आपके अंतिम राजा थे अराविदु वंश के। मैंने बताया अभी जैसे कि आपको मैं अगला टॉपिक में क्या बताऊंगा, कृष्णदेव राय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे प्रतापी राजा रहे हैं। तो कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में बात करते हैं कि 1509 में इन्होंने क्या किया था? गद्दी संभाला था। कब संभाला था? 1509 में संभाला था। सबसे प्रसिद्ध राजा, सबसे समृद्ध शासन इन्हीं के काल में हुआ था। कृष्णदेव राय के शासन व्यवस्था की बात करें, ठीक है, शासन व्यवस्था की बात करें तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर के शासन को मजबूत किया था। कई प्रभावशाली क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, 1512 में रायचूर का क्षेत्र, कौन सा? रायचूर का दोआब क्षेत्र। ठीक है, रायचूर का दोआब क्षेत्र, ये कहाँ पे आपके? ये आपके दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। कौन सी दो नदी है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का इलाका है। ठीक है, इस पूरे इलाका को क्या किया था? कैप्चर किया था। किसने? कृष्णदेव राय में। कब किया था? तो 1512 में। फिर वहीं आपको बता दें कि दूसरा जो इन्होंने 1514 में उड़ीसा के शासक को हराया था। किसको हराया था? उड़ीसा के शासक को हराया था। ठीक है, 1520 में बात करें तो इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराया था। बीजापुर के सुल्तान को हराया था। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान को हराया था। 1514 में किसको हराया था? उड़ीसा के शासक को हराया था। साथ ही साथ बात करें कृष्णदेव राय के समय राज्य हमेशा क्या रहा था? युद्ध के लिए तैयार रहता था। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या चलता था? पूरे यहाँ पे मतलब जितने राजा होते थे, किसी न किसी को क्या दी जाती थी? उपाधि दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वो कला और साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो बताया कि कृष्णदेव राय के अलावा यहाँ पे और भी अच्छे लेखक भी थे। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी थी, जिसमें से दो प्रमुख बुकें हैं, जिसका नाम देखिए, एक का नाम है अमुक्त माल्यद। ठीक है, तेलुगु भाषा की लिखी बुक है ये। ठीक है, दूसरी बुक जो है उसका नाम क्या है? जामवती कल्याण। जामवती कल्याण, ये दूसरी बुक है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो ये दो प्रमुख बुक हैं जो कि उस समय कला साहित्य के दौरान फेमस हुआ था। कृष्णदेव राय ने कई मंदिरें बनवाए थे। ठीक है, इनमें से जो मंदिर बनाए गए थे वहीं पे कृष्णदेव राय ने गोपुरम का भी क्या किया था? स्थापना किया था। गोपुरम क्या होता है? मंदिर के बाहर जो प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा द्वार बनाया था, जिसे विशाल प्रवेश द्वार भी बोला जाता था। किसे? गोपुरम को विशाल प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सारा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कृष्णदेव राय को जाता है। कृष्णदेव राय के कुछ और काम की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक जलाशय बनाया था जिनका नाम क्या था? कमलापुरम जलाशय। कमलापुरम जलाशय। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पे एक नगर बसाया था जिसका नाम था नागलपुरम नागलपुरम नगर। ठीक है, ये अपनी माँ पे बसाया था कृष्णदेव राय ने। तो ये कुछ कृष्णदेव राय की क्या है? उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है यहाँ पे वो व्यापार के ऊपर है। व्यापार के बारे में बात करें तो यहाँ पे किसका व्यापार होता था? ज़्यादातर घोड़ों का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था?
घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ों के व्यापार में बात करें तो यहाँ पे विजयनगर की जितनी सेना थी वो घोड़ों पे निर्भर रहती थी, जिसके कारण से ये घोड़े जो होते थे कहाँ से मंगाए जाते थे, मध्य एशिया से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? मध्य एशिया से घोड़े मंगाए जाते थे, साथ ही साथ अरब से भी मंगाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों का ज़्यादा यूज़ होता था। साथ ही साथ बता दें यहाँ पे कि विजयनगर में जितने भी लोग जो घोड़े व्यापारी खरीदते थे, ठीक है, या व्यापारी करते थे, उन सबको बोला जाता था कुदी राई बोला जाता था। क्या बोला जाता? कुदी राई चेट्टी, ठीक है, जो घोड़े के व्यापारी करते थे, कुदिरई चेट्टी बोला जाता था। ठीक है, विजयनगर में अब उधर से घोड़े आ रहे थे, इधर से क्या जाएंगे, तो इधर से मसाले जाते थे, रत्न जाते थे, आभूषण जो होता जाते थे, वस्त्र जाते थे। ये सब के लिए क्या था, विजयनगर फेमस था। विजयनगर बहुत समृद्ध था, महंगी विदेशी वस्तुओं की क्या होती थी, बहुत अधिक यहाँ पे मांग थी। ठीक है, व्यापार अधिक होने के कारण राज्य को अधिक राजस्व होता था, जिसके कारण से विजयनगर बहुत ज़्यादा क्या था, विकसित राज्य बोल सकते हैं, विकसित राजधानी बोल सकते हैं। ठीक है, वो विजयनगर था। चलिए, घोड़े का व्यापार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, विजयनगर की जल प्रणाली। विजयनगर की जल प्रणाली की बात करें तो कहते हैं वैसे तो विजयनगर क्षेत्र चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, लेकिन बात करें विजयनगर की जल स्रोत की तो बहुत यहाँ पे सटीक तरीके से बनाया गया था। पहले बात करें पानी की उपलब्धता तो कहाँ से आती थी, तो याद रखिएगा आपकी पानी की उपलब्धता जो होती थी ये तुंगभद्रा नदी से आती थी। कहाँ से? तुंगभद्रा नदी थी। ठीक है, ये आपकी एक प्राकृतिक जल स्रोत था जहाँ से आती थी। ठीक है, यहाँ से पानी लाया जाता था। साथ में पानी लाने का कुछ तरीके थे इनके पास, जिसे हौज बोलते हैं, टैंक बोलते हैं, नहरें बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों भी स्थापित किए गए थे। कहते हैं कि विजयनगर की धाराएं जो थी, विजयनगर के पास जो नदियाँ थी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, ये दो नदी उस समय वहाँ की फेमस नदियाँ थी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। ये दोनों नदियों से क्या, टैंक में पानी लाया जाता था, और इन पानी को बांधों से पानी को मानव निर्मित जलाशय में डाला जाता था, मतलब टैंक में डाला जाता था। ठीक है, इनमें से एक महत्वपूर्ण जो टैंक था उसका नाम क्या था, तो मैंने आपको अभी बताया, कमलापुरम जलाशय। क्या नाम था? कमलापुरम जलाशय। ठीक है, अगला बात करें हम तो अगली है नहर। नहर की बात करें तो कहते छोटी छोटी नहरें बनाई थी उस समय। विजयनगर ने बहुत जगह पे पानी आपूर्ति के लिए नहरें बना रखी थी, जिसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण नहर है जिसका नाम है हिरिया नहर। क्या नाम है? हिरिया नहर। ठीक है, बाद में नेहरू राज्य में खेतों की सिंचाई करते थे। ठीक है, आम लोग तक पानी पहुंचाया जाता था। कहते हैं कि ये जो नहर होते थे, नहर का काम क्या होता था, खेतों में सिंचाई करने के लिए, ठीक है, पानी को पहुंचाया जाता था नहरों द्वारा। ठीक है, नहरों द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो विजयनगर की स्थापत्य कला कैसी थी। स्थापत्य कला के मतलब कह सकते हैं कि वहाँ की आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ये सब किस टाइप में थी। तो विजयनगर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें विजयनगर की, तो देखिए कहते हैं विजयनगर मुख्य प्रशासनिक केंद्र दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। ठीक है, यहीं से सारा प्रशासनिक कार्य क्या होता था, संपन्न होता था। कहते लगभग 60 से भी क्या अधिक मंदिर थे, 60 से भी क्या थे, अधिक मंदिर पाए गए यहाँ पे, जो अलग अलग राजाओं की रुचि को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, उनको मंदिर बनाने में कितना मज़ा आता था मंदिर बनाने में। कहते हैं यहाँ पे विशाल संरचनाएं मिली, ठीक, जिसे राजा का महल भी कहा जाता था। 2 प्रभावशाली मंच भी मिले, जिसे सभा मंडप या महानवमी डब्बा भी कहा जाता था। तो ये कुछ वहाँ की स्थापत्य कला थी। अब अगला टॉपिक जो है, अगला आपका उसी पे है, सभा मंडप पे है। तो आइए सभा मंडप के बारे में जानते हैं। सभा मंडप जो है, इसमें देखिए पहला जो टॉपिक है, सभा मंडप के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बात बता देते हैं। सभा मंडप कहते हैं एक ऊंचा मंडप था। ठीक है, दोहरी दीवार से घिरा हुआ था, मतलब डबल दीवारें थी यहाँ पे, बीच में एक सड़क गया हुआ था। इसके मध्य बात करें तो क्या लगा रहा था कि खंबे लगा रखे थे, खंभों पर मंच की दूसरी मंजिल टिकी हुई थी। ठीक है, खंबे के ऊपर क्या थे, मंजिल टिकी हुई थी, और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए क्या बना रखी थी, सीढ़ियाँ बना रखी थी। इसमें सभी खंबे एक दूसरे से बहुत क्या होते थे, करीब होते थे, इसलिए उनके बीच बहुत कम खुली जगह होती थी। ठीक है, कम जगह होने के कारण इतिहासकार इस मंडप के कार्य को समझ नहीं पाए।
क्योंकि इन स्तंभों के बीच में यह स्थान किसी भी प्रकार से बैठने योग्य नीचे तो नहीं था और ना ही बैठने के लिए जगह भी थी। दूसरा बता दें आपको महानवमी डब्बा के बारे में। तो महानवमी डब्बा बोलते हैं कि एक विशाल मंच था जो कि आपका 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था। कितने फीट में फैला हुआ था? 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 40 फीट इसकी ऊंचाई थी। इस मंच की बात करें तो ये बहुत सुंदर, बहुत कहते हैं मन भावन बना रखा था इनको। साथ ही साथ बोलते हैं इसका यूज जो होता था आपका, जैसे हम लोग अभी नवरात्रे करते हैं ना, तो नवरात्रे में बाद में नौवीं आता है, 10वीं में दशहरा लगता है, तो कुछ इसी प्रकार से 9 दिन तक यहाँ पे क्या चलता था, दुर्गा पूजा के जैसे यहाँ पे क्या चलता था, फंक्शन होता था जिसमें बहुत सारे काम होते थे। क्या बताता है कि इसमें बड़े बड़े क्या मेले आयोजित किए जाते थे। हिंदू त्यौहार होते हैं हमारे, जैसे जैसे दशहरा होता है, दुर्गा पूजा होता है, वैसे ही आयोजित किया जाता था। यहाँ पे पूजा पाठ का काम किया जाता था, मूर्ति पूजा की जाती थी, ठीक है, पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक है, घोड़ों की यहाँ पे क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पे नृत्य कला, जुलूस, ये सब होता था। और अंतिम दिन जो होता था, वो जितने भी नायक लोग हैं, जितने भी सैनिक कमांडर हैं, वो जितना टैक्स चारों तरफ से कलेक्ट करके लाए हैं, वो अंतिम दिन राजा को पेश करते थे, ठीक है, और राजा से उपहार लेते थे। समझ में आ गया होगा। चलिए, उपयोग बता दिया महानवमी डब्बा का। अगला पॉइंट देखिए क्या है आपका, कमल महल। कमल महल, लोटस महल कहते हैं इसे, जो कि आपका लोटस के जैसा बना हुआ था, कमल के आकार में बना हुआ था। लेकिन बोलते हैं कि अंग्रेजों ने इसके आकार के कारण रखा था, ठीक है, इसका जो कहते हैं इसका स्ट्रक्चर को देख के अंग्रेजों ने इसका कमल महल नाम रख दिया था। लेकिन आज भी बता नहीं सकता कि इस महल का यूज़ क्या था। लोग आज भी पता करने की कोशिश करते हैं ये कमल महल का यूज़ क्या था, उस समय भी पता नहीं चला था और आज भी पता नहीं चला। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका क्या है, मंदिर है। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट करना है और साथ ही साथ मुझे सिलेबस भी ख़त्म करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है। तो प्लीज़ आप अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो देखिए दोबारा जाके, ठीक है, 2 बार 3 बार जितना बार आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर के लिए सबसे रिलेवेंट चैप्टर एक ये है और एक चैप्टर 6 है। आगे बात करें मंदिर की, तो मंदिर, बहुत सारे मंदिर यहाँ फेमस थे, जो कि आप देख सकते हैं, हजार राम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, तो ये सारे फेमस मंदिर हैं। हजार राम मंदिर की बात करें, ठीक है, तो सबसे प्रमुख मंदिर यही था। कहते हैं ये एक विशाल मंदिर था जिसके दीवारों पे क्या लिखी हुई थी, रामायण लिखी हुई थी। पूरी रामायण को चित्रित किया गया था किसमें, हजार राम मंदिर में, ठीक है, पूरी रामायण लिखी गई थी इसमें, जिसकी वजह से इसको हजार राम मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट जो मंदिर है उसका नाम क्या है, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो यहाँ पे शिव निवास करते थे, मतलब शिव का मंदिर था ये, और यहाँ पे शिव पूजा होती थी, ठीक है, इसके लिए विरूपाक्ष नाम रखा गया था इसका, ठीक है, शिव भगवान के लिए। कहते इसमें बोला जाता है कि ये बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मंदिर था। इसका प्रवेश द्वार जो था उसे गोपुरम कहा जाता था, क्योंकि गोपुरम के बारे में बताया था, विशाल, सुंदर, बहुत बड़ा और सुंदर द्वार बनाया जाता था। साथ ही साथ बोलते थे कि इसमें पंपा देवी की पूजा की जाती थी, ठीक है, उन्हें शिव की पत्नी पार्वती के रूप में माना जाता था। मतलब पंपा देवी जो थी उन्हें शिव की पत्नी पार्वती के रूप में माना जाता था, ठीक है, और उनकी पूजा भी की जाती थी। अगली बात करें विट्ठल मंदिर, तो ये विष्णु भगवान की यहाँ पे पूजा होती थी, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता था रथ के आकार को, रथ मतलब इस मंदिर को ना एक आकार में काट कर बनाया गया, मतलब बहुत बड़ा पत्थर होगा, उस पत्थर को काट कर और रथ के आकार में काट कर बनाया गया। बहुत सुंदर संरचना है किसका, विट्ठल मंदिर का। अगले टॉपिक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका है विजयनगर की किलाबंदी, जो आपके पेपर पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। कहते हैं विजयनगर में स्थित दुर्गों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, फारस के एक दूत थे जिसका नाम क्या था, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जब आते हैं तब बताते हैं कि कैसे यहाँ पे विजयनगर में किलेबंदी का काम किया गया था और बड़े अट्रैक्टिव तरीके से किया गया था। कहते हैं विजयनगर में स्थित किलेबंद से बहुत लोग प्रभावित थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन थे, आपके अब्दुल रज्जाक थे। कहते हैं यहाँ पे 7 लेवल के यहाँ पे किलेबंदी थी, मतलब 7 दीवारों से यहाँ किला बंद किया गया था। मेन जो मुख्य जो शहर था वो आपका मतलब मेन जो था वो अंदर था, फिर उसके बाद खेत था, फिर पहाड़ियाँ थी, ठीक है। इस सारे किले से क्या हो चुके थे, घिरे हुए थे। बात करें यहाँ पे जो 7 हैं उसमें से पहला बता दूं, मेन जो होता था, पहला जो राजा का होता था, दूसरा किला जो होता था उसमें प्रशासनिक क्षेत्र होता था, तीसरा जो होता था वो बिल्डिंगें होती थी, चौथा जो होता था वो सार्वजनिक क्षेत्र होता था, पांचवा जो होता था खेती होती थी, छठा जो होता था फसलें होती थी, सातवां जो होता
छठा जो होता था फसलें जितने भी खेती होती जो फसल होती थी, ठीक है, उनके स्तर होता था। सातवां छठा वही पांचवा और छठा जो हो गया, ठीक है, और सातवां आखिरी जो होता था वो पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, तो टोटल 7 थे। क्लियर। बनाने का रीजन क्या था? तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा, घुसपैठियों से सुरक्षा, ठीक है, अन्न भंडार को बचाए रखने की सुरक्षा, क्योंकि अगर कोई भी अटैक करता है तो सबसे पहले आपके खाने पीने की चीज़ें बर्बाद करता है, ताकि आप ना आपके पास खाना होगा ना आप लड़ने की ताकत होगी आपके अंदर। नुकसान क्या था इसका? नुकसान ये था पहले आपके बहुत महंगी पड़ती थी और रख रखाव में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2 टॉपिक यहाँ पे रह रहा है जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ। पहला टॉपिक है आपका अमर नायक प्रणाली। तो नायक प्रणाली क्या थी? अमर नायक प्रणाली, उसके बारे में समझिए। कहता है अमर नायक प्रणाली बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, दिल्ली सल्तनत की विद्यमान एकता प्रणाली में से एक थी। सैन्य कमांडर को अमर नायक कहा जाता था, ठीक है। अमर नायक राजा द्वारा चुना जाता था, ठीक है, राजा जो राय कहते थे। अमर नायक काम क्या था? किसानों व्यापारियों से कर लेना, ठीक है, और इस कर का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेना और बाकी किसको दे देना? राजा को दे देना, ठीक है। समझ में आ गया? ये अमर नायकों का काम था। अमर नायकों का काम ये भी था कि कुछ हिस्सा मंदिरों को भी देना है, सिंचाई व्यवस्था के लिए भी पैसा देना है, और फिर बचागा जो वो राजा को दे देना है। आखिरी टॉपिक कौन जो है वो विजयनगर का पतन के बारे में है। विजयनगर के पतन के जो आखिरी टॉपिक है उसके बारे में समझिए, जिसे बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलते हैं? तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। तालीकोटा का युद्ध की बात करें तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राक्षसी तांगड़ी युद्ध, ठीक है। विजयनगर पतन का ये युद्ध पतन का कारण बना, तो उसके बारे में थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। क्या कहता है कि 1556 में, कब? 1556 में, सॉरी 65 में, 1565 में बीजापुर, अहमदगढ़, गोलकुंडा, क्या था? गोलकुंडा, ये तीनों ने मिलकर विजयनगर पे हमला कर दिया। तीनों एक साथ हुए और विजयनगर पे क्या बोल दिया? हमला बोल दिया। उस समय जो राजा था उसका नाम था, क्या नाम था राजा का? राजा राम राय, ठीक है। क्या नाम था? राजा राम राय। राजा राम ने जब अटैक किया, तालीकोटा में ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे तालीकोटा के नाम से जाना गया। राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी इसे जाना गया, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। छोटे छोटे गांव, राक्षसी तांगड़ी नाम के छोटे छोटे गांव थे, जिसकी वजह से राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जाना गया। 3 क्षेत्रों की सेनाओं ने मिलकर क्या किया था? इस पर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से विजयनगर का क्या हो गया? विजयनगर के राजा था वो हार गया, ठीक, कमजोर राजा था, और विजयनगर का पतन हो गया। और यहीं से विजयनगर क्या हो गया? विजयनगर को पूरा बर्बाद कर लिया, तहस नहस कर दिया गया और पूरे विजयनगर को लूट लिया गया था, ठीक है। कब? 1565 में। तो 1336 में जो विजयनगर की शुरुआत हुई थी वो 1565 में खत्म हो गया था, ठीक है, उसका पतन हो गया था। चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर कौन है? आपका चैप्टर 8 है, उसके बारे में देखते हैं। आइए चैप्टर 8 देखते हैं, किसान, जमींदार और राज्य। किसान और जमींदार और राज्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेनली हम यहाँ पे पहले किसान के बारे में जानते हैं। किसान का मेन जो फोकस होता था वो खेती करना होता था, ठीक है। खेती पे फोकस करते थे कि उनकी अच्छी फसल कैसे हो, किस प्रकार से वो साल भर इसी में लगे रहते थे कि भैया साल भर की हमारी जो पैदावार हो वो अच्छी हो, ठीक है। ज़मीन को कैसे जोतना है, कौन सा बीज लाना है, कौन सा बीज बोना है, फसल पकने पर कैसे काटना है, फिर काटने पर उसके बाद कि उसका क्या करना है, ये सब पे लगे रहते थे। कौन? किसान। किसान की बात करें, किसान अपने मेन फसल के अलावा भी चीनी, तेल आदि का भी क्या करते थे? उत्पादन करते थे। किसान की बात करें तो हर जगह क्या होती थी? इनकी एक जैसी नहीं होती थी, जिसके कारण से कहीं पे आपको बता दें शुष्क क्षेत्र होता था, तो कहीं चट्टानी क्षेत्र होते थे, ठीक है। कहीं उपजाऊ क्षेत्र होता था, ठीक है, कई क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता था। तो ये बहुत सारी किसानों की क्या तकलीफ़ें भी थी। ये किसान के बारे में, किसान क्या क्या उगाते थे।
किसान की क्या फोकस होता था। अगली बात करें तो किसानों के जानने के स्रोत कि किसान की फसल जो उगाते थे, ये स्रोत कैसे हम जानते हैं, कहाँ-कहाँ से स्रोत मिलता है, कि कृषि कैसे करते थे कृषक लोग। तो कृषक कृषक के बारे में बात करें तो उनकी जानकारी बहुत कम मिलती है। कहते हैं 16वीं से 17वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में हमें कृषि इतिहास को समझने का एक हमें ऐतिहासिक स्रोत मिला था, ठीक है, ग्रंथ भी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या था, आईने अकबरी। क्या नाम था, आईने अकबरी। आईने अकबरी के बारे में बात करें तो आईने अकबरी अकबर के दरबारी कवि जिसका नाम अबुल फजल था, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसमें मेनली हमें बताता है कि किसान जो खेती करते थे और किसान में क्या क्या खेती होती थी, कहाँ खेती होती थी, कहाँ पे कितने किस्म की फसलें उगाई जाती थी, इन सब चीज़ों पे बात करती है कौन, आईने अकबरी की ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, आइन जो है इसका मतलब क्या होता है, अकबर के साम्राज्य के पूरे स्ट्रक्चर को दिखाता था, शासक वर्ग को दिखाता था और वहाँ के कैसे लोग सच्चे सही तरीके से रहते थे, उसके बारे में आईन अकबरी में लिखा गया। आईन अकबरी में ये भी लिखा गया कि मुगल राज्य में कैसे विरोध हुआ था और कैसे फसल का भी क्या हुआ था, मतलब कैसे फसल का भी कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में बताता है आईन अकबरी में। साथ ही साथ बात करें तो बोलता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिले 17वीं 18वीं सदी के कुछ दस्तावेज हैं, जिसमें सरकारी दस्तावेज है, जिसमें हमें कुछ कृषक लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसान राज्य के बारे में और कहीं से स्रोत हमें नहीं मिले। ठीक है, बस यही हमारे दो हैं, जो कि आपका गुजरात महाराष्ट्र राज्य है और आपका आईन अकबरी है। अगले टॉपिक की बात करें यहाँ पे, अगली टॉपिक यहाँ पे क्या है कि सिंचाई और प्रौद्योगिकी। कौन सी है, सिंचाई और प्रौद्योगिकी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सिंचाई और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, सिंचाई प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे जो मजदूर होते थे, ठीक है, ये लोग उपस्थित होते थे, लेकिन यहाँ पे जो काम करते थे, कृषक काम करते थे, ये लगातार, ठीक है, खेती करते रहते थे। खेती के यहाँ पे देखिए पहले भोजन इनका क्या करना था, उगाना था, भोजन के रूप में जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, ये इनकी फसलें होती थी। कहा जाता है कि चावल की अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, और चावल उगाने के जो तरीके होते थे आपको भी पता है कि कम से कम कितना सेंटीमीटर की पानी चाहिए, 40 सेंटीमीटर खेतों में पानी चाहिए, 40, ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं होता, इंच होता है, सॉरी, 40 इंच का क्या चाहिए हमें, वो हाइट चाहिए किसके, वाटर की, तब हम क्या कर सकते हैं, उस पर खेती कर सकते हैं। ठीक है, खेती में हमारा गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ये सब की खेती प्रचलित थी ज़्यादातर। ठीक है, चावल की फसलें बता दें कि कहीं कहीं 40-50 किस्म के चावल ही उगाए जाते थे, तो ऐसे हमारे कुछ इलाके भी थे। ठीक है, सिंचाई कार्यों की बात होता है तो सबसे ज़्यादा राज्य से सहायता क्या होती थी, प्रदान होती थी। ठीक है, उत्तर भारत की बात करें, अनेक राज्य नहर में बात करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे नहरों द्वारा क्या सिंचाई किया जाता था, नाले खुदवाए जाते थे। ठीक है, हाँ, क्या बता रहा था मैं, नहरों के बारे में बता रहा था कि नहर क्या क्या सही किए जाते थे, नाले खुदवाए जाते थे, जितनी पुरानी नहर थे उनकी क्या मरम्मत की गई थी। ठीक है, ठीक है, शाहजहाँ द्वारा क्या किया गया था, शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब का जो इलाका है, कहाँ पे, पंजाब का इलाका है, वहाँ पे एक शहर नहर बनाया गया था जिसका नाम था शाह नहर। क्या नहर का नाम था, शाह नहर। ठीक है, किसान खेती के लिए हल, कुदाल और गोबर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे बात करें, नई टॉपिक जो है आपका पंचायत और मुखिया। ये जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा देखिए। इस टॉपिक के बारे में अगर हम देखते हैं तो बोलता है कि पंचायत का जो हेड होता था उसे क्या कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था। ठीक है, वो बुजुर्ग होता था। ठीक है, उसको चुना जाता था। कहते पंचायतें आमतौर पर गांव के महत्वपूर्ण लोगों के होती थी, जिनके पास पैतृक संपत्ति होती थी। ठीक है, पंचायतें किनके हाथ में होती थी, जिनके पास अपने दादा परदादा पुरखों की ज़मीनें अच्छी खासी होती थी। गांव में जहाँ कोई जातियों के लोग, कई जातियों के लोग रहते थे, वहाँ पे विविधता देखने को मिलती थी। ठीक है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। गांव में छोटे बड़े विवाद जो थे वो पंचायतों में सॉल्व किया जाता था। सभी पंचायतों के फैसले स्वीकार करने पड़ते थे, पंचायत ने जो फैसला बोल दिया उसे स्वीकार करना पड़ता था। पंचायत का जो मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था, और मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। मुखिया का क्या होता था, चुनाव होता था।
चुनाव किसके द्वारा होता था? गांव के बुजुर्गों द्वारा किया जाता था। ठीक है, मुखिया तभी तक अपने हिस्से अपने पद पर रहता था जब तक गांव के बुजुर्ग का क्या था, उस पर भरोसा था। मुखिया का काम क्या था? गांव के अधीन आय व्यय, जितने भी खर्चे उर्चे, जितने पैसे आ रहे हैं, फिर उसमें से कितना खर्च करना है, वो सब का हिसाब रखा जाता था। पंचायत का खर्च गांव के साझा खजाने से लाया जाता था, मतलब जो जमा किया जाता था पैसा, ठीक है, उससे लाया जाता था, जिसमें हर व्यक्ति का क्या होता था? योगदान होता था। आगे बात करें गांव का सामुदायिक कार्य जो होता था, जैसे बांध बनाना, नहरें खुदवाना, इन सब के काम करवाए जाते थे पंचायत के द्वारा। ठीक है, गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे, सीमाओं के भीतर जितने भी लोग रहते थे, उनमें क्या था, सबका जो एक गांव के अंदर जितना भी हिस्सा होता था, उसका पंचायत का एक मुखिया होता था। ठीक है, जैसे मुकदम कहा जाता था, वो चीज़ बताई दिया। वो एक पूरे गांव के अंदर जितने भी लोग रहते थे, उन सब का मुखिया होता था वो। गांव में विवाह मंडल की देख रेख भी क्या किसके द्वारा की जाती थी? पंचायत के द्वारा किया जाती थी। और अगर किसी जाति का अनादर भी हो तो वो पंचायत द्वारा सॉल्व किया जाता था। नया टॉपिक जो है आपका कौन सा है? ग्रामीण कारीगर। ग्रामीण कारीगर की बात करें, ग्रामीण कारीगरों की बात करें तो गांव में सर्वेक्षण के द्वारा पता चला, ठीक है, सर्वे किया गया तब पता चला कि कुछ मराठा लोगों के क्या मिले, दस्तावेज मिले। उसमें से उस समय के ग्रामीण कारीगरों के बारे में पता चला। कहते हैं 25% लोग ऐसे थे जो पूरे परिवार में से 25% लोग थे जो कारीगर के काम करते थे। ठीक है, जैसे कभी कभी किसानों और कारीगरों के बीच में क्या हो जाता था, अंतर करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि किसान और कारीगर दोनों क्या होते थे, कुछ एक जैसे काम करते थे। वे दोनों काम करते थे, ठीक है, हस्तशिल्प का जो काम करते थे वो कभी कभी खेती का भी काम करते थे, जो खेती का काम करते थे वो हस्तशिल्प का भी काम करते थे। कारीगर कौन होते थे? जो पोट्री वोट्री बनाते थे, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, नाई हो गया, सुनार हो गया, इन सबको कारीगर कहा जाता था। ठीक है, गाँव में सेवा प्रदान करने का काम करते थे। गाँव वाले बदले में उन्हें क्या देते? फसल का एक हिस्सा देते थे, ठीक है, या तो बंजर जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे। चलिए अगला टॉपिक जो आपका वो क्या है? कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो बात करें कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका आती है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। क्या होता है कि समाज में महिलाओं और पुरुष दोनों कंधे से कंधे मिला के चलती थी। ठीक है, पुरुष खेत जोतते थे, वहीं महिलाएं बुआई, नराई, कटाई के साथ साथ पक्की फसलों से अनाज निकालने का काम करती थी। जब किसानों की छोटी छोटी इकाइयों और व्यक्तिगत खेती का विकास होता था, तब यहाँ पे क्या देखा जाता था? भेदभाव देखा जाता था। ठीक है, महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। ठीक है, पश्चिम भारत में मासिक धर्म वाली महिलाएं जो थी, वो कुम्हार के हौल या चाक को चुनने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, वही कहता है कि बंगाल में महिलाओं की जो थी, बंगाल में जो मासिक धर्म के महिला थी, उन्हें पान के बागान में प्रवेश नहीं था। हस्तशिल्प जो कारीगर होते थे, उन्हें महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ होता था काम करने में। ठीक है, महिलाओं को भी संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त होता था, किसान हो, कारीगर हो। ठीक है, इनकी जो महिलाएं होती थी, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे का क्या करती थी? हाथ बढ़ाती थी। ठीक है, घर या बाजार जाती थी। महिलाओं को समाज में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। कहते थे कि महिला का काम है जो बच्चों को जन्म देने का काम है। ठीक है, ग्रामीण संप्रदाय में महिलाओं के लिए दहेज की नहीं बल्कि वधू की कीमत चुकाने की आवश्यकता होती थी। ठीक है, वधू मतलब दुल्हन की कीमत चुकाना होता था। घर का मुखिया जो होता था वो पुरुष होता था। ठीक है, और अगर महिलाएं बेवफाई जब महिला बेवफाई का काम करें तो उसे कड़ी सजा भी दी जाती थी। चलिए, ये कुछ कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने बात किया है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है बताते हैं कि ग्रामीण भारत में बसे लोगों के पास कृषि के अलावा कृषि के अलावा उनके पास बहुत कुछ था। उत्तर पश्चिम भारत के पास गहन कृषि क्षेत्र को छोड़कर विशाल भूभाग, जंगल, झाड़ियों से भी क्या पूरा इलाका घिरा हुआ था। जंगली शब्द का प्रयोग जंगल में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, जंगल में रहने वाले लोग को क्या बोला जाता था? जंगली बोला जाता था। इन शब्दों का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो शिकार, झूम की खेती करते थे। ठीक है, ये वो लोग थे जो मौसम के अनुसार काम करते थे। वसंत ऋतु में वन उपज एकत्रित करना। ठीक है, वन के जितने भी उपज हो उनको क्या करना? इकट्ठा करना। फिर वही कहता है गर्मियों में मछली पकड़ना, मानसून में खेती करना और शरद ऋतु में शिकार करना। ये कुछ काम थे किनके? जंगल में रहने वाले कबीलाइयों के। अगला टॉपिक है आपका जमींदार। ठीक है, जमींदार के बारे में बात करें, ये गांव में रहने वाले वे लोग थे। ठीक है, गांव में रहने वाले थे जिनके क्या थे? आय कृषि से ही होती थी। ठीक है, लेकिन वे खेत में काम नहीं करते थे।
जो जमींदार थे वो खेत में काम नहीं करते थे, इनके खेत में छोटे मोटे किसान काम करते थे, ठीक है। गांव के जमींदार थे वे अपनी ज़मीन के क्या होते थे, मालिक होते थे। ग्रामीण समाज में उनकी स्थिति कैसी होती थी, ऊंची होती थी, सामाजिक आर्थिक सुविधाएं इन्हें प्राप्त थी। जमींदारों की बढ़ती स्थिति के पीछे कारण था जाति, और दूसरा कारण ये भी था कि वे राज्य को कुछ सेवाएं प्रदान भी करते थे। जमींदार अपनी ज़मीन पर मजदूरों से काम करवाते थे, ठीक है, वे स्वयं अपनी ज़मीन पर काम नहीं करते थे। जमींदार अपने इच्छा अनुसार अपनी ज़मीन बेच सकते थे या दूसरों को दे सकते थे। उनकी मर्जी करे तो वो अपनी ज़मीन किसी को दे दे या बेच दे। जमींदार का दूसरा काम जो था वो क्या था, ग्रामीणों से कर वसूलना था, ठीक है। जितने भी गांव के लोग हैं उन सबसे कर लेना, समझ आ गया। और बदले में उन्हें क्या देना, आर्थिक मुआवजा देना। जमींदारों के पास अपनी सेना भी होती थी, घुड़सवार सेना थी, उन पे तोप खान भी था, तोप खान यहाँ पे तोप उन पे पड़ी होती थी, पैदल सैनिक भी होते थे। ये आपका जमींदार के ऊपर है। भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे भू राजस्व का मतलब होता है कि किसी राज्य से क्या, टैक्स वसूलना। कहते हैं यहाँ पे कृषि का उत्पादन राजस्व संग्रह के प्रशासनिक मशीनरों द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। वहाँ के जो प्रशासनिक मशीनरी, मतलब वहाँ पे प्रशासनिक लोग थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। वित्तीय व्यवस्था की देख रेख की जाती थी, ये सारा काम जमींदारों का था। यहाँ पे लेखपाल रखा गया था, राजस्व अधिकारी रखा गया था, जो खेती की दुनिया में क्या करते थे, प्रवेश करते थे और कर लेते थे। बात करें यहाँ पे जमीन की जानकारी, ठीक है, लोग कितना कर देंगे इन सब की जानकारी ये लेखपाल लोग करते थे। यहाँ पे 2 चरण में क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। पहला चरण जो था वो आपका मूल्यांकन और वास्तविक वसूली, मतलब पहला क्या था कि पहले जांच पड़ताल किया जाएगा, और दूसरा मतलब कितना हमें टैक्स लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ बोलता था कि जो जमा राशि निर्धारित की जाती थी, ठीक है, उससे प्राप्त राशि वसूली की गई कर राशि थी, मतलब जितना आपने जमा की गई उसी में से आपसे क्या लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, ठीक है। अकबर ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे गांव के लोगों से क्या, नगद रूप में भुगतान ले, ठीक है, एकदम नगद ले, कैश ले, ठीक है। उनके पास नहीं है तो फसल काटने का विकल्प खुला रखें, ठीक है। अगर उन पे नहीं है तो आप वहां से उनके फसल क्या कर लीजिए, काट लीजिए। क्लियर। अगला टॉपिक जो आपका क्या है, सिल्वर फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिल्वर फ्लक्स। बात करें 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, यहाँ पे यात्राओं के माध्यम से एक नई दुनिया, जिसे एशिया बोला गया, ठीक है, विशेषकर भारत का यूरोप के साथ क्या हुआ, व्यापार का यहाँ पे बहुत बड़ा भारी विस्तार हुआ। कहता है भारत के समुद्री व्यापार, ठीक है, समुद्र के द्वारा व्यापार, ठीक है, नए माल का व्यापार यहाँ से शुरू हुआ। यूरोप के साथ लगातार निर्यात और आयात का काम भारत के साथ शुरू हुआ, जिसमें ज़्यादातर चांदी का क्या होता था, आयात निर्यात होता था। चांदी एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि क्या, भारत की ओर आकर्षित करता था, किसको बताइए, यूरोप को। और यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, कहाँ पे, भारत में नहीं थे, ठीक है। अब वो चांदी कहाँ पे लेके आते थे, कौन लेके आते थे, यूरोप वाले लेके आते थे, ठीक है। बहुत बड़ा यूरोप वाले यहाँ पे बताइए चांदी का व्यापार करते थे। चलिए यहाँ तक आपका टॉपिक था, ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 यही है। आप इसको एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार वीडियो देख लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, आपको कुछ भी पूछना हो तो। अगली वीडियो 9th नहीं पढ़ना है क्योंकि 9th आपके सिलेबस में काट दिए गए, 10th पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद।